हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर एक क्वेश्चन है, मतलब सिंपल है सर, मतलब नॉर्मल है सर। सर आपका भी जो आईडी है 8888 शो कर रहा है लोकल, मेरा भी 8888 शो कर रहा है, सेम सबका रहता है। पोर्ट नंबर यही रहेगा बाय डिफॉल्ट। रिचा, आपकी ड्यूकेट आईडी यहाँ पर मेंशन नहीं है, इसे मेंशन कर दीजिए। ओके सर। सोनू कुमार सिंह, आप दोनों अपनी आईडी मेंशन करिए, डेली बेस पर करना ही है ना। चलिए, तो लगभग सभी लोगों ने अपना आईडी मेंशन कर दिया। जिसका नहीं मेंशन हुआ है वो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए कॉल आप मधुर सर को करेंगे, मुझे नहीं करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। स्क्रीन शेयर होनी चाहिए। बाकी लोग बताइए, स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है सर। हो रही है सर। हो रही हो रही सर। दोबारा ज्वाइन करके देखिए, जिसकी भी नहीं हो रही थी एक बार दोबारा ज्वाइन करके देखिए। चलिए, तो जो हमारा टॉपिक है आज का वो है फाइल इनपुट आउटपुट। फाइल इनपुट आउटपुट, ये जो टॉपिक है इसका मतलब है कि आपके पास कोई भी एक पाइथन का प्रोग्राम है और इस पाइथन प्रोग्राम में आप इस बार इनपुट आउटपुट करेंगे। देखो, अभी आप इनपुट आउटपुट जानते हैं, लेकिन अभी जो आप इनपुट आउटपुट जानते हैं वो आप जानते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का मतलब हो गया कि आप कीबोर्ड से इनपुट आउटपुट ले रहे हैं यूजिंग टर्मिनल। तो यहां पर अगर मैं लिख दूं कीबोर्ड या टर्मिनल या शेल, तो जब अभी तक आप जो इनपुट आउटपुट पढ़ रहे थे वो ये वाला था, और इस इनपुट आउटपुट का जो नाम होता है उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है, जो अभी तक हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज करके प्रिंट करने की बात करते हैं और इनपुट फंक्शन का यूज करके हम यूजर से इनपुट लेने वाली बात करते हैं। तो अभी जो हम लोग इनपुट आउटपुट पढ़ते थे वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट कहलाता है। अब आता है हमारा फाइल इनपुट आउटपुट। फाइल इनपुट आउटपुट का मतलब होता है कि इस बार आपका जो इनपुट आउटपुट होगा वो एक फाइल के साथ होगा। कोई भी यहाँ फाइल है, उस फाइल पर कुछ डेटा आपका पहले से लिखा हुआ है और आपका प्रोग्राम उस डेटा को रीड करेगा, वही आपके प्रोग्राम के लिए इनपुट है। या आपका पाइथन का कोड इस बार जो राइट करेगा वो आपका टर्मिनल पे या शेल पे राइट ना होकर एक फाइल पर राइट होगा। तो जब आप इस तरह से ऑपरेशन करते हैं तो इस तरह के इनपुट आउटपुट को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइल इनपुट आउटपुट के नाम से जानते हैं। ये आपका फाइल इनपुट आउटपुट होता है। ठीक है, तो अब कैसे किया जाता है उसकी बात करते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हमें करना आता है। इसके लिए दो फंक्शन है, प्रिंट फंक्शन आउट करने के लिए, इनपुट फंक्शन इनपुट लेने के लिए। इसी तरह से फाइल इनपुट आउटपुट से रिलेटेड कुछ हमारे पास फंक्शंस होंगे। इसका एक प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस क्या है वो हमें यहाँ पर सीखना होगा। लेकिन
उससे पहले हमें यहाँ पर ये सीखना होगा कि ये जो फाइल होती है ये कौन सी वाली होनी चाहिए। क्या ये हमारा एक्सेल फाइल होनी चाहिए, पीडीएफ फाइल होनी चाहिए, टेक्स्ट फाइल होनी चाहिए, कौन सी फाइल होनी चाहिए? तो जब हम फाइल इनपुट आउटपुट की बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम वो टेक्स्ट फाइल को फोकस कर रहे होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं नहीं मेरे पास ना एक एक्सेल फाइल है, मैं उसको इनपुट आउटपुट करना चाहता हूं, तो वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। वो फाइल इनपुट आउटपुट के अंदर ना आकर वो आपका टॉपिक फिर आपका आ जाता है लाइक डेटा एनालिटिक्स के अंदर, स्टैटिस्टिक्स के अंदर, है ना, इस तरह के टॉपिक के अंदर वो पढ़ा जाता है। तो अभी जो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होगा वो हम टेक्स्ट फाइल को लेकर फोकस करेंगे। तो जिन लोगों का डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, एमएल वगैरह होगा वो एक्सेल फाइल, सीएसवी फाइल, अलग अलग फॉर्मेट की फाइल, पीडीएफ फाइल, वर्ड फाइल, पीपीटी, ये सब फाइलों से भी डेटा पढ़ना सीखेंगे। बट अभी हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा है टेक्स्ट फाइल। तो टेक्स्ट फाइल कैसे कहते हैं? टेक्स्ट फाइल का मतलब होता है ऐसी फाइल जिसके अंदर सिर्फ कैरेक्टर्स हो। कैरेक्टर्स का मतलब अल्फाबेट्स हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, प्लस माइनस, ग्रेटर देन, लेस देन, फाइल में स्पेस हो सकता है, न्यू लाइन हो सकती है, टैब स्पेस हो सकता है, डिजिट्स हो सकती हैं 1 2 3 4 5 वाली। तो इन सब को हम क्या बोलते हैं वन वर्ड में? करेक्टर। तो ऐसी फाइल जिसके अंदर सिर्फ करेक्टर्स है, उसमें कोई इमेज नहीं है, उसमें कोई हाइपर लिंक नहीं है ना, तो ऐसी फाइल जिसमें सिर्फ हमारे करेक्टर्स हैं, ऐसी फाइल को हम टेक्स्ट फाइल कहते हैं। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन आप उस फाइल का कुछ भी रख सकते हैं। डॉट टीएक्सटी भी हो सकता है, डॉट पीवाई हो सकता है, डॉट जावा हो सकता है, डॉट सी हो सकता है, डॉट XYZ हो सकता है। एक्सटेंशन कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर जो होना चाहिए वो सिर्फ कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो हर उस फाइल को क्या बोला जाएगा? टेक्स्ट फाइल कहा जाएगा। तो उससे हम इनपुट आउटपुट कैसे करेंगे वो यहाँ पर हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। फाइन, तो कैसे करते हैं उसकी बात करेंगे। सबसे पहले में क्या करना है, जिस फाइल के साथ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना है उस फाइल को ओपन फंक्शन का यूज करके हम ओपन करेंगे। तो ओपन नाम का एक फंक्शन है, और ये जो ओपन फंक्शन है ये हमारा आईओ मॉड्यूल के अंदर होता है, इंपोर्ट आईओ, ठीक है, और फिर लिखेंगे आईओ डॉट ओपन। लेकिन जैसा मैंने आपको पढ़ाया था कि पाइथन में जो प्रिंट फंक्शन है वो हमारा बिल्ट इन मॉड्यूल के अंदर होता है, बट बिल्ट इन मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम उसके फंक्शंस डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। उसी तरह से आईओ मॉड्यूल के जो फंक्शंस हैं उनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, हमें आईओ मॉड्यूल को खुद से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। करेंगे तो एरर भी नहीं आएगी, एक्स्ट्रा कोड लिखने का कोई फायदा भी नहीं है फिर, है ना। तो हम डायरेक्ट ओपन फंक्शन कॉल कर सकते हैं। लेकिन कोई हमसे पूछता है कि ओपन फंक्शन कहाँ से आया, हमने तो बनाया नहीं, तो आप आंसर देंगे ये पाइथन के आईओ मॉड्यूल का हमारा फंक्शन होता है। आईओ मॉड्यूल इंपोर्ट क्यों नहीं करा आपने? जैसे आप रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, ओएस मॉड्यूल, इन सबको इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये सब हमें ही इंपोर्ट करने होंगे, ऑटोमेटिक इंपोर्ट ये सब नहीं होते। बट बिल्ट इन मॉड्यूल और आईओ मॉड्यूल ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाते हैं। इस पर हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। अब ये जो ओपन फंक्शन है ये आपसे कुछ आर्गुमेंट्स मांगेगा। उन आर्गुमेंट्स की बात करते हैं, कौन कौन से आर्गुमेंट्स हैं जो ये हमसे मांगता है, ठीक है। तो पहला आर्गुमेंट होगा यहाँ पर हमारा, जो भी आपका फाइल है वो किस पाथ पे रखी हुई है, उस फाइल का पूरा पाथ बताइए, और उस पाथ में फाइल का नाम भी होना चाहिए, है ना, सिर्फ पाथ ही नहीं होना चाहिए, फाइल का पाथ इंक्लूडिंग फाइल नेम, वो आप यहाँ पर बताएंगे। तो मान लीजिए मैं अभी यहाँ पर इन जनरल लिख देता हूँ, फाइल पाथ, एक जनरल सिंटैक्स में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पहला आर्गुमेंट हो गया फाइल पाथ। दूसरा आर्गुमेंट एज ए स्ट्रिंग आप पास करते हैं फाइल का मोड। मोड मींस कि जो अभी आप फाइल ओपन कर रहे हैं उस फाइल के साथ आप क्या ऑपरेशन करना चाहेंगे, इनपुट करने वाला यानी कि उस फाइल पे जो है उसको रीड करेंगे, या आउटपुट करने वाला यानी कि आप अपने प्रोग्राम से कोई भी कैरेक्टर, कोई भी टेक्स्ट आप राइट करने की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, फाइल का मोड। तो इस तरह से हमें ओपन फंक्शन में ये दो चीजें पास करनी होती हैं। तो अब एक काम करते हैं, अभी मैं रीड मोड में किसी फाइल को ओपन करता हूं, तो मैंने रीड मोड की वैल्यू लिखनी है R,
ठीक है, जब मैं R लिखता हूं तो ये रीड मोड माना जाता है। ठीक है, इसी तरह से और मोड्स भी हैं तो उनको भी कवर करेंगे। अब किस फाइल को आप पढ़ना चाहते हैं उस फाइल का पाथ आप यहाँ लिख दीजिए। वो फाइल आपका लोकल मशीन पर कहीं भी हो सकती है, किसी भी ड्राइव में हो सकती है, लोकल मशीन पर हमारी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, कोई सी फाइल मान लो ई ड्राइव के अंदर एक फाइल मैंने यहाँ बना दी और यहाँ लिख दिया पाइथन इज ए फनी लैंग्वेज फर्स्ट रिलीज्ड इन 1991। मान लो मैंने बस सिंपल एक फाइल बना दी जिसमें ये लिख दिया और इस फाइल का नाम कर दिया मैंने MSG। एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली इसका .txt हो गया। तो मैं आपको अलग अलग फाइल रीड करके दिखाऊंगा, लेकिन वो सब होंगी टेक्स्ट फाइल, बट उनका एक्सटेंशन अलग अलग होगा। जैसे इसका .txt कर दिया मैंने, अब ये फाइल मैंने यहाँ रखी है तो इसका पूरा पाथ लिखेंगे अपने कोड में। तो यहाँ लिखेंगे ई ड्राइव कॉलन फाइल का नाम msg.txt। ठीक है, अगर ये किसी ई ड्राइव के किसी फोल्डर में रखी होगी तो उस फोल्डर का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद ये किसी और फोल्डर में भी है तो ऐसे करके आपको फुल पाथ यहाँ पर लिखना है। एक मिनट रुकिए, कोई कैंडिडेट है क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, जस्ट एक मिनट रुकिए। चलिए, तो अब ओपन फंक्शन क्या करता है, इस फाइल को ओपन करेगा रीड मोड में और वो जो फाइल है ओपन होकर हमें वापस मिलेगी। हम उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। अब उसका नाम आप x रख लो, i रख लो, बेटर है f रख लो, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि जो f वेरिएबल है उसमें वो फाइल आकर स्टोर हो गई है जो अभी हमने ओपन करी है। तो ज्यादातर प्रोग्रामर प्रेफर करते हैं इसका नाम फाइल ही ना रख दो, इससे और ज्यादा रीडेबिलिटी आ जाएगी। तो इस स्टेटमेंट का मतलब हो गया कि ये जो वेरिएबल है इसके अंदर वो फाइल ओपन हो गई है जो इस पाथ पर रखी हुई है। ठीक है, चलिए, अब ये एक ऑर्डिनरी वेरिएबल है, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। अब क्या चाहते हो, अब आपको पहले सीखना होगा कि जब हमारी फाइल ओपन होती है तो बिहाइंड द सीन क्या होता है ना, तभी आप इसको रीड कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसको रीड नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो मान लीजिए ये वो फाइल है, ये हमारी ओपन होती है। तो जब भी कोई फाइल ओपन होती है तो इंटरनली एक हमारा कर्सर फाइल के अंदर क्रिएट होता है। कर्सर जैसे ये कर्सर होता है ना, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कर्सर, ये जो कर्सर है ये कर्सर जो है इसी को आप समझ लो कि यही कर्सर है। और इस कर्सर की जो पोजीशन होती है इसके अकॉर्डिंग फाइल से अब आप क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर को रीड कर सकते हैं। तो जब आप किसी फाइल को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इस कर्सर की पोजीशन जस्ट बिफोर होती है, कहीं दिखता नहीं है, जस्ट एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में आना ही चाहिए, तभी आप फाइल हैंडलिंग सीख पाएंगे। अदरवाइज 2 मिनट का फाइल हैंडलिंग होता है, रीड ऑपरेशन राइट ऑपरेशन खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप कर्सर के साथ पढ़ेंगे तो अच्छा टाइम देकर आपको उसको समझना होता है। तो यहाँ पर जैसे ही फाइल ओपन होती है वैसे ही एक इंटरनल कर्सर क्रिएट हो जाता है फाइल के अंदर जो ओपन हुई है, और उस कर्सर की जो पोजीशन होती है वो मानी जाती है 0। ये वो कर्सर हो गया जो 0 पोजीशन पर है। ठीक है, उसके बाद ये जो पहला करेक्टर है फाइल का वो फर्स्ट पोजीशन में माना जाता है, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन,
ये 4th पोजीशन, डॉट 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 डॉट, इस तरह से। तो फाइल में जितने भी करेक्टर्स हैं, हर करेक्टर का एक नंबर होता है। पहले करेक्टर का नंबर 0 नहीं होता, पहले करेक्टर नंबर 1 होता है। 0 पर कौन है? 0 पर वो लॉजिकल कर्सर होता है, ठीक है। तो जैसे ही फाइल ओपन होती है, इंटरनली फाइल का कर्सर हमारा क्रिएट हो जाता है जो 0 पोजीशन पर होता है। इसका मतलब है कि अभी वो हमारा जस्ट बिफोर फर्स्ट करेक्टर है फाइल के अंदर, है ना। इसको आप इस तरह से इमेजिन करते रहिए। अब कोड में आते हैं। कोड में अब आप क्या चाहते हैं? इस फाइल वेरिएबल के थ्रू जो फाइल ओपन करी है उसके करेक्टर्स रीड करना चाहते हैं। तो आप लिखेंगे फाइल वेरिएबल के ऊपर एक फंक्शन कॉल करेंगे रीड। अब ये जो रीड फंक्शन है ये क्या करता है? ये जो फाइल अभी ओपन हुई है उस फाइल के करेक्टर्स पढ़ेगा, लेकिन करेक्टर्स इस फाइल में बहुत सारे हैं। कौन से पढ़ेगा? यहां पर खेल आता है कर्सर का। कर्सर अभी जहां भी पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट करेक्टर से हमारा पढ़ना शुरू करेगा। तो इनिशियली जो फाइल का कर्सर है वो कहां पर है? इनिशियली फाइल का कर्सर हमारा 0 पॉइंट पर है, यानी कि जस्ट बिफोर फर्स्ट करेक्टर है। तो अगर मैं रीड यहां पे कॉल कर दूंगा तो ये क्या करेगा? फर्स्ट करेक्टर से पढ़ना शुरू कर देगा। कर्सर के नेक्स्ट करेक्टर से रीड पढ़ना शुरू करता है। तो ये रीड पढ़ना शुरू करेगा, पी पढ़ेगा, बाई पढ़ेगा, टी पढ़ेगा। कब तक पढ़ेगा, कितना पढ़ेगा, तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा, है ना, कि कितने करेक्टर आप यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं। और अगर आप नहीं बताएंगे तो नहीं बताएंगे तो ये हमारा क्या करेगा? इस फाइल के जितने भी करेक्टर्स हैं सबको पढ़ लेगा। जितने भी करेक्टर्स हैं सबको पढ़ लेगा। पढ़ लिया और हम वापस क्या करेगा? उन सारे करेक्टर्स को स्ट्रिंग में रख के वापस करेगा। तो हमें क्या मिलेगा इससे? हमें इस फाइल का जो टेक्स्ट है वो मिल जाएगा, लेकिन वो जो टेक्स्ट होगा वो एज ए स्ट्रिंग मिला होगा। अगर मैं इसका डेटा टाइप यहाँ पे चेक करूंगा, बोलो हर चीज को बहुत लाइट बताइए। बताइए, कोई पूछना चाह रहा था? हेलो हाँ बताइए, क्या पूछ रहे हैं? सर, जो फाइल के साथ जो डायरेक्टरी जो लिखी है सर, वो स्मॉल लेटर में होगी स्टार्टिंग? सर किसी से भी लिख सकते हो, ये केस सेंसिटिव नहीं होता। जो पाथ है वो केस सेंसिटिव नहीं होता। टेस्ट करवाने के लिए ओके सर। दीपिका कुछ पूछना चाहती है? क्या कर सकते हैं? दीपिका पता है, जिस दिन हेयर वॉश करते हो उस दिन नहीं बाल ऐसे रहते हैं। कभी कभी ना बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है हमारे को सामने। हमारा माइक कब अनम्यूट हो जाता है हमें खुद पता नहीं चलता, पता नहीं बैकग्राउंड में क्या क्या आता रहता है ना। तो इस बात का ध्यान रखो भाई, अपने आप अनम्यूट शायद नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई लॉजिक तो नहीं है कि अपने आप अनम्यूट हो जाएगा माइक हमारा। हमने किया होगा या गलती से हाथ रख गया होगा मोबाइल पर, तभी हो सकता है, ध्यान रखिए। चलिए, तो अब यहाँ पर फाइल डॉट रीड ये क्या कर रहा है? बाय डिफॉल्ट ऑल करेक्टर्स रीड करता है। कहाँ से? फ्रॉम द नेक्स्ट करेक्टर ऑफ द कर्सर पॉइंटर, ठीक है। यहां से हमारा ये रीड करेगा। अब आगे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कराता हूं टाइप ऑफ टेक्स्ट एज वेल एज जो भी टेक्स्ट आया था उसको भी प्रिंट कर देते हैं। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद एक आपको काम करना पड़ेगा जिसका इफेक्ट आपको तो नहीं पड़ेगा लेकिन किसी और को पड़ेगा। वो क्या है? जो फाइल आपने ओपन करी है उसको क्लोज करना है। फाइल डॉट क्लोज। अब ये क्लोज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा ये भी आपको मैं बताऊंगा अभी कि क्लोज ना करने पर किसको फर्क पड़ेगा। तो ये str टाइप का वेरिएबल है, कौन? ये, ठीक है। अब जो भी इसमें डेटा आया है वो मैंने प्रिंट कराया, ये सारा डेटा यहाँ पर प्रिंट हो गया, ठीक है। अब इस कोड को मैं दोबारा लिखता हूं किसी और तरह से, और यहां हमने लिखा, मान लीजिए रीड के अंदर हमने कहा भाई मुझे 5 करेक्टर्स पढ़ने हैं, सारे के सारे करेक्टर्स नहीं पढ़ने हैं। तो आप यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पर नंबर ऑफ करेक्टर्स लिख दीजिए जितना आप पढ़ना चाहते हैं फाइल से। तो क्या करेगा? 5 करेक्टर्स पढ़ेगा। बट क्वेश्चन फिर से वही है, कौन से 5 पढ़ेगा? कौन से 5 पढ़ेगा? तो आंसर भी वही है।
अभी फाइल का कर्सर कहाँ है, उसके नेक्स्ट 5 कैरेक्टर पड़ेगा। तो कहाँ है कर्सर, हमें क्या पता, जब फाइल ओपन हुई है तो बाय डिफॉल्ट वो 0 पर होता है, यानी कि जस्ट बिफोर फर्स्ट कैरेक्टर होता है। उसके बाद अब हमने 5 कैरेक्टर रीड कर लिए और ये प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 5। अब कुछ और समझिए कहानी। ये जो हमारा फाइल से जब आप इनपुट आउटपुट करते हैं तो थोड़ा सा इमेजिनेशन आप ऐसे कर सकते हैं, पता नहीं आपने वो एक्सपीरियंस कभी लिया नहीं लिया है। म्यूजिक सिस्टम हमारे आया करते थे, तो आज म्यूजिक सिस्टम पेन ड्राइव पे चलता है, ब्लूटूथ पे चलता है ना, डीवीडी सीडी वगैरह भी निकल चुकी है। हमारे टाइम पर या आप में से काफी लोगों के टाइम पर कैसेट्स आया करती थी, है ना, साइड ए और साइड बी नाम से ऐसे कैसेट करके आया करती थी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर मान लीजिए मुझे क्या करना है, साइड ए का कोई भी सॉन्ग प्ले करना है। तो जब कोई भी सॉन्ग प्ले करेंगे तो आपको उस सॉन्ग तक जाना होगा। अब आप जाने के लिए फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं या प्ले करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप कोई भी सॉन्ग प्ले कर रहे हैं तो आप उस सॉन्ग से आगे भी बढ़ रहे हैं, ऐसे कुछ होता था हमारा। सेम एनालॉजी यहां पर है। फाइल इनपुट आउटपुट जब होता है तो सीक्वेंशियल होता है। इस शब्द को बहुत ध्यान से ध्यान रखेंगे, आपकी आधी से ज्यादा समस्या सॉल्व हो जाएंगी फाइल इनपुट आउटपुट की। फाइल इनपुट आउटपुट जब भी होता है सीक्वेंशियल होता है। इसका मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते सर मुझे ना इन पढ़ना है, मैं बाकी सब नहीं पढ़ना चाहता। तो अभी बताओ, मैं आपसे बोलूं साइड ए का चौथा सॉन्ग प्ले करना है, मुझे शुरू के 3 सॉन्ग प्ले नहीं करने हैं, तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके जाओगे। इसी तरह से पाइथन के अंदर अगर आप कहते हैं मैंने फाइल ओपन करी, तो आप फाइल ओपन करने के बाद ये 2 कैरेक्टर पढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपना कर्सर यहां से उठाकर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो यहां पर है, इस आई से जस्ट बिफोर यहां पर लाना पड़ेगा। जब आप यहां लेकर आ जाओगे तब आप रीड मेथड जब कॉल करोगे तो वो कर्सर के नेक्स्ट कैरेक्टर पढ़ना शुरू करेगा। आप चाहते नहीं सर मैं एल से पढ़ना शुरू करूंगा, तो आप कर्सर को उठाकर यहां ले आओ, ई पर ले आओ। अगर कर्सर आपका ई पर आ गया तो वो नेक्स्ट जब आपका रीड चलेगा ऑटोमेटिकली रीड कहां से रीड करेगा, कर्सर के नेक्स्ट कैरेक्टर से पढ़ना शुरू करता है। इनिशियली कर्सर आपका कहां पर है, 0 पर है, और जितने कैरेक्टर रीड हमारा होते हैं उतने ही पॉइंट, उतने ही कैरेक्टर्स ये कर्सर आगे मूव भी करता है। इट मींस अगर मैं इस लाइन पर देखूं तो इस लाइन का मतलब है कि फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स रीड हो गए और मेरा कर्सर भी 5 स्टेप आगे बढ़ गया, 1 2 3 4 5। मेरा कर्सर कहां पर आ गया होगा, ऊपर आ गया होगा। ठीक है, अब इसका मतलब यह है कि अगर आप फिर से यहां पर आप लिखते हैं ऐसे करके कि सर अब मुझे ना 3 कैरेक्टर पढ़ने हैं, तो अब कौन से 3, शुरू के 3? हमने कहा नहीं, अभी कर्सर कहां पर है फाइल का, जहां भी कर्सर है फाइल का उसके आगे के 3। और हमें पता होना चाहिए कि रीड जितने कैरेक्टर होते हैं कर्सर उतने कैरेक्टर आगे मूव करता है। तो इसका मतलब ये हो गया जितने हमने 5 कैरेक्टर पढ़ लिए हैं उसके आगे के अब 3 ये पढ़े जाएंगे, एन स्पेस और ये हमारा आई। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से कर्सर वाले पॉइंट को समझ सकते हैं। अब क्या सर उस कर्सर को देखा जा सकता है या वो बस ब्रेन में समझना ही है लॉजिकली है पूरी तरह से? क्या प्रोग्राम में कोई तरीका है जिससे हम उसको समझ पाए? हमने कहा प्रोग्राम में तरीका है। क्या तरीका है? पहले तो जब फाइल ओपन हुई है उस समय वो कर्सर कहां पर है ये पता करो। तो फाइल वेरिएबल के ऊपर आप एक और मेथड कॉल करते हैं जिसका नाम है टेल। टेल मेथड क्या बताता है, फाइल के कर्सर की पोजीशन बताता है। फाइल का कर्सर अभी जहां भी है वो पोजीशन बताएगा। तो इसका मतलब है आपके हिसाब से 0 आनी चाहिए यहां पर। मैंने कहा आनी तो 0 ही चाहिए, देखते हैं 0। अब आपने 5 कैरेक्टर रीड कर लिए, उसके बाद अगर मैं ये टेल लगाऊं तो कर्सर कहां आ गया, 5th पोजीशन पे आ गया, फाइल के अंदर 5th पोजीशन पे आ गया। तो यहां पर इसकी वैल्यू कहनी चाहिए 5। अब ये जो 3 पड़ेगा वो 6th 7th 8th कैरेक्टर पड़ेगा। ठीक है, अब सोचो अगर मैं एक कोड बनाता हूं, देखते हैं आप में से प्रेजेंस ऑफ माइंड कौन दिखाता है अपनी।
मैंने फाइल ओपन करी रीड मोड में, फाइल को रीड कर लिया, सारे कैरेक्टर रीड हो गए, प्रिंट करा दी, दोबारा फाइल को रीड करा, बताइए आउटपुट क्या आएगा? दोनों बार फाइल का डेटा आएगा या एक बार आएगा या दोनों बार आएगा? हाँ? सर एक बार ही आएगा, एक बार आएगा, सर एक उसके बार बाद आएगा, ब्लैंक कर्सर लास्ट। क्यों? क्योंकि रीड जब हमारे सारे कैरेक्टर पढ़ गया होगा तो कर्सर को उठा के इसने लास्ट कैरेक्टर पर रख दिया होगा। यस सर। अब लास्ट कैरेक्टर पे जब कर्सर आ गया होगा तो अगली बार जब रीड चला होगा तो रीड का रूल है कि वो हमेशा कर्सर के नेक्स्ट कैरेक्टर ही पढ़ता है। अब आगे तो कुछ है ही नहीं, एंड ऑफ फाइल। जब कर्सर के आगे कैरेक्टर नहीं होता है और फिर भी आप रीड कॉल कर रहे हैं तो रीड क्या वापस करता है? नन, NONE, नन वापस करता है। ठीक है, अच्छा नन की जगह यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही है, ठीक है, तो नन की जगह एम्प्टी स्ट्रिंग, नन वापस नहीं करेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग वापस कर रहा है। ठीक है, तो रीड, अगर हम उस पॉइंट पर रीड कर रहे हैं जहां पर आगे कोई कैरेक्टर नहीं है कर्सर के आगे, तो ये हमें एम्प्टी स्ट्रिंग वापस कर रहा है, नन की जगह नन नहीं कर रहा, एम्प्टी स्ट्रिंग वापस कर रहा है। अब मुझे फिर से फाइल के सारे कैरेक्टर पढ़ने हैं, तो सिंटैक्टिकली मत बताओ, लॉजिकली बताओ क्या करें ऐसा, उसका सिंटैक्स मैं बताऊंगा आपके लिए कि मुझे दोबारा जब मैं रीड करूं तो फिर से सारे कैरेक्टर मिल जाए। कर्सर की पोजीशन बदल दे, कर्सर को रिपीट करना पड़ेगा जस्ट बिफोर फर्स्ट कैरेक्टर, यानी फिर से 0 पे ले आओ उसे। तो क्या सिंटैक्स में कोई ऐसा तरीका है, जैसे आपने बताया टेल से कर्सर की पोजीशन गेट कर सकते हो, क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे कर्सर की पोजीशन सेट भी करी जा सकती हो? आंसर इज यस। तो फाइल वेरिएबल पर एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसका नाम होगा सीक, और सीक क्या करता है, आपको ये बताना होता है कि किस पोजीशन पे कर्सर को ले जाके सेट कर दे। तो मैंने कहा 0 पोजीशन पे सेट कर, इसका मतलब है कि अब दोबारा जब रीड करेंगे तो फिर से हमारा सारे कैरेक्टर रीड होना शुरू हो जाएंगे फिर से। ठीक है, अब कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। रीड में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, अगर मैं यहाँ पर -1 करता हूं तो -1 का मतलब भी होता है ऑल कैरेक्टर्स, और जब मैं कुछ नहीं लिखूंगा तो इसका मतलब क्या होगा? ऑल कैरेक्टर्स ही होगा। ठीक है, तो रीड बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऑल कैरेक्टर्स लेकर चलता है। हाँ भी रवि बताओ क्या पूछना है? सर कह रहे हैं जैसे -1 किए तो सर इंडेक्सिंग पीछे से नहीं होगा सर इसमें? ये इंडेक्सिंग नहीं पीछे से नहीं होगा, -1 का मतलब होगा रीड ऑल कैरेक्टर्स। ओके सर। चलो, तो इस तरह से फाइल को ओपन करना आ गया। अब बात आती है सर क्लोज। मैं क्लोज नहीं करूं फाइल को तो क्या बिगड़ जाएगा किसी का? मैंने फाइल को ओपन करा रीड मोड में, प्रिंट करा दिया, फाइल को मैंने क्लोज ही नहीं करा, क्या प्रॉब्लम है? मेरा काम तो हो ही गया। तो देखो ये अच्छी अप्रोच नहीं है। क्यों नहीं है? क्या प्रॉब्लम हो गई? ये जो फाइल है, इस फाइल का कनेक्शन अभी भी हमारा प्रोग्राम के साथ बना हुआ है। जब आप जुपिटर का कर्नल शटडाउन करेंगे तब फाइल हमारी रिलीज होगी। अब इसका नुकसान प्रोग्रामर को तो नहीं हुआ, यार अविनाश कुमार कौन है? अनम्यूट कीजिए जरा। अविनाश कुमार ID 22024। सोनू कुमार अनम्यूट कीजिए। यस सर। सोनू आपकी आज फर्स्ट क्लास है? नहीं सर। फर्स्ट क्लास नहीं है आपकी आज? नहीं सर। तो यार फिर आपसे तो एक्सपेक्टेशन नहीं है। आपको पता है ना जब क्लास ज्वाइन करेंगे तो क्लास में आपका नेम और आपका आईडी होनी चाहिए। एक्चुअली डिस्कनेक्टेड सर अभी आपने मैसेज किया ना मुझे क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है।
यस सर, मैंने मैसेज किया आपको, आईडी मैंने अभी सेंड किया है, तो वो डिस्कनेक्ट हो गया। सेट नहीं करनी है, जो यहाँ पर डिस्प्ले नेम आता है वहां पर मेंशन करनी होती है। बैकग्राउंड में कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो आपका नाम और आपकी आईडी हमारे डेटाबेस में चेक करते हैं। जिनकी नहीं मिलती है उनको रिमूव कर दिया जाता है। हमें पता कैसे चलेगा कि आप ही हैं जिन्होंने पैसे दे रखे हैं, वही लोग पढ़ रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कोई भी आके आईडी देकर पढ़ रहा है ना? तो वो कैसे चेक करेंगे? तो हमारे जो कोऑर्डिनेटर है वो पीछे चेक करते हैं। अब जैसे अभी एक स्टूडेंट है, इसका मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, अविनाश कुमार, आईडी नंबर 22024। अब 5 मिनट के बाद इनको रिमूव कर दिया जाएगा, फिर ये कॉल करेंगे मुझे कि सर रिमूव हो गया मैं। इनकी आईडी हमारे डेटाबेस में नहीं है, इनका नाम है बट आईडी नहीं है। अब हम पता ही नहीं चल पा रहा है कि हमारे वैलिड स्टूडेंट हैं या नहीं है। क्या करें बताओ? क्लास करने दें इन्हें? सर मैं क्या कर रहा हूँ सर, आईडी ऐड कर रहा हूँ मैं। आपको सर ऐड कर रहा है सर। पहली बार जो आ रहा है वो तो चलो समझ में आता है, सर नहीं पता है, बट जो डेली क्लास ले रहा है उनको तो पता है ना। अब बीच में डिस्टरबेंस भी हो रहा है, बार बार आप मुझे मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, फिर मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ बार बार। चलो कोई नहीं, ध्यान रखो इन चीजों का। ओके सर, सॉरी। अविनाश कुमार, आईडी अपनी सही से सही देखो, चेक करो एक बार क्या है। अपना आई कार्ड या फिर से चेक करो, उसके अकॉर्डिंग देखो, आपको मेंशन कर दीजिए, है ना। अब मैं क्या पढ़ा रहा था, देखो मेरा डिस्टर्बेंस हो गया। चलो ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं आपको बता रहा था कि सर मैंने फाइल को क्लोज नहीं करा। जब मैंने फाइल को क्लोज नहीं किया है तो फिर हमारा यहाँ पर प्रोग्राम का आउटपुट तो आ गया। तो मैंने आपको बताया कि अभी भी फाइल मेरी ओपन है, और जब मैं कर्नल शटडाउन करूंगा या रीस्टार्ट करूंगा या जुपिटर क्लोज करूंगा तब फाइल मेरी रिलीज होगी। इस दौरान मान लीजिए आप काफी देर तक कोड नहीं बना रहे हैं, बट बैकग्राउंड में जो ये फाइल है ये तो इंडिपेंडेंट है, आपके प्रोग्राम का हिस्सा तो नहीं है। आपका प्रोग्राम तो बस इस फाइल को यूज कर रहा है। तो अगर कोई भी इस फाइल को मान लीजिए रीनेम करना चाहे या इसको कट पेस्ट या डिलीट करना चाहे तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैसेज क्या लिख कर आ रहा है? एक्शन कैन नॉट बी कंप्लीटेड बिकॉज फाइल इज ओपन इन प्रोग्राम। अब सोचिए, आप इस फाइल को पढ़ चुके हैं और आप इस फाइल का यूज आगे कभी नहीं करेंगे, लेकिन आप और कोड लिखने जा रहे हैं। अभी आप और कोड लिखेंगे और आधा घंटे तक आप कोड करते रहेंगे। पता है क्या करा आपने? वो आधा घंटे तक उस फाइल को कोई बाहर से ना तो रीनेम कर सकता है, ना डिलीट कर सकता है, ना कट कर सकता है, ना इसमें कुछ एडिटिंग कर सकता है। अगर वो कुछ लिखकर इसमें एडिट करना चाहे तो शायद ये भी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर ये सब चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक। तो अब यहाँ पर कुछ ऑपरेशन, एडिट तो शायद ये हो गया, लेकिन कट पेस्ट और डिलीट नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि फाइल आपकी क्या है? यूज में। तो अब क्या करना चाहिए मुझे? यही काम करने के लिए फाइल को क्लोज करना चाहिए। अब मैं फ्री हो गया। अब आगे का कोड मैं लिखूं ना लिखूं, आधा घंटे और लिखूं, 1 घंटे और लिखूं, फाइल फ्री हो गई। अब इसे कोई भी बाहर से आके कोई भी किसी भी तरह से यूज कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा फाइल जब ओपन करेंगे तो अपना ऑपरेशन जो भी आप करना चाहते थे हो जाने के बाद उसको क्लोज जरूर करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो फाइल है जो मैंने यहाँ पर अभी आपको रीड करके दिखाई है, अगर मैं यहाँ पर पाथ ना लिखूं तो क्या होगा? खाली नाम लिख दूं फाइल का, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब हमारा सिर्फ फाइल का नाम लिखा जाता है, फुल पाथ नहीं देते, तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में उस फाइल को सर्च किया जाता है। और अगर वो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं मिलती है या जो आपने पाथ लिखा था उस पाथ पे नहीं मिलती, मान लो मैंने यहाँ लिख दिया होता ई ड्राइव के अंदर टेस्ट फोल्डर के अंदर ये फाइल है, बट ऐसा तो है ही नहीं। ई ड्राइव के अंदर टेस्ट नाम से कोई फोल्डर तो मैंने बनाया ही नहीं है ना। तो ये एक गलत पाथ है। तो पाथ अगर गलत है तो ये सिंटैक्स एरर है। भाई सिंटैक्स एरर तो नहीं है ना, ये तो मेरा स्ट्रिंग रन टाइम पे रिजॉल्व होगी ना, तो ये पार्सिंग एरर नहीं बनेगी, सिंटैक्स एरर नहीं बनेगी, तो ये एक्सेप्शन बनेगी, ठीक है। कौन सी एक्सेप्शन बनेगी? फाइल नॉट फाउंड एरर। तो अब आप क्या करेंगे? ट्राई एक्सेप्ट लगाकर इसको हैंडल अगर करना चाहते तो कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पाथ नहीं देता हूं तो बाय डिफॉल्ट इसको करंट वर्किंग डायरेक्टरी, करंट वर्किंग डायरेक्टरी का मतलब होता है वो डायरेक्टरी जहां पर आप अभी जुपिटर को
लॉन्च कर रहे हैं। तो मैंने जुपिटर को आपके बैच की डायरेक्टरी 530 वाले में ओपन किया है, तो उसी 530 वाली डायरेक्टरी में ये फाइल होनी चाहिए, बट वहां पर तो ऐसी कोई फाइल नहीं है। देखें msg.txt, यहाँ पर तो ऐसी कोई फाइल नहीं है। ठीक है, तो अब ये एरर देगा, इसलिए नहीं कि आपने पाथ नहीं लिखा, पाथ तो है करंट वर्किंग डायरेक्टरी, उस पाथ पर ये फाइल नहीं है। अब एक काम करता हूं, इस फाइल को यहां से कॉपी करके करंट वर्किंग डायरेक्टरी वाले में पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, अब देखते हैं क्या रीड होगी। ठीक है, आपने कहा था एक्सटेंशन कुछ भी हो सकता है, तो एक काम करते हैं, करंट वर्किंग डायरेक्टरी में इतनी सारी पाइथन फाइल है, इन सारी पाइथन फाइल में लिखा ही तो करेक्टर ही है भाई। इसमें आपने जो भी लिखा होगा, इसमें कोई इमेज तो है नहीं किसी पाइथन फाइल में। मान लो ये फाइल है, अगर मैं इसको ओपन करूं यहाँ पर, तो इसमें सब करेक्टर ही तो है, DEF स्पेस हैश स्पेस SH पैरेंथेसिस, ये सब करेक्टर तो कहलाएंगे हमारे यहाँ पर। तो क्या इस फाइल को रीड कर सकते, हमने कहा कर सकते हैं, तो करते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने, जो भी फाइल का नाम था 150.py। तो आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि आप पहले से ही क्यों यहाँ पर फाइल का नाम लिख रहे हैं, आप रन टाइम पर यूजर से ले लीजिए, तो ये भी बिल्कुल किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप क्या करिए, पहले यूजर से इनपुट ले लीजिए, इनपुट एंटर फाइल नेम। अब जो भी फाइल का नेम आया, मान लो आपने fn वेरिएबल में रख लिया और fn को यहां पास कर दिया। अब इस प्रोग्राम में हमें नहीं पता कि कौन सी फाइल रीड होगी, एग्जीक्यूशन टाइम पर फाइल का नाम रन टाइम पर मांगेंगे और मेरा प्रोग्राम उसी फाइल को ओपन करके रीड करके प्रिंट कर देगा। मान लो फाइल का नाम आपने दिया ई के अंदर msg.txt, इसको दोबारा रन कराया और मैंने दे दिया मान लीजिए 160.py, तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी में ये ढूंढेंगे, ये आ गया। अब जो भी, हाँ बोलिए, जो ये प्रिंट करा रहा है इसको हम रन नहीं करा सकते? ये जो आपका डेटा आया है ये स्ट्रिंग की फॉर्म में आया है। अब वो स्ट्रिंग में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो फाइल पर डिपेंड करेगा। तो आप चाहते हैं कि जो भी फाइल मैंने रीड करी है वो रन हो जाए, तो उसके लिए आपको sys मॉड्यूल का यूज करना होगा। sys और os मॉड्यूल में हमारे पास फंक्शन होते हैं जो हमारे किसी पाइथन फाइल का पाथ मांगते हैं और उसको रन करा देते हैं। तो os मॉड्यूल के अंदर लेट मी चेक, एक फंक्शन होगा, ये आ रहा है exec समथिंग करके हमारे फंक्शन ये होता है। इन्हीं में से कोई एक होगा जो हमारा एग्जीक्यूट करने वाला काम करेगा। तो एक बार इनका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेना, जहां से आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा। फिलहाल स्प्रिंग बनकर आ रहा है तो वो वही चलेगा। चलो, तो ये हमारा रन टाइम पर जो भी है वो हम यूज कर सकते हैं। तो फाइल का एक्सटेंशन कुछ भी हमारा हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या वो ये फाइल नहीं है हमारे पास 140.py? अच्छा, ये नहीं। अब जो भी आप फाइल पढ़ रहे हैं उस फाइल का डेटा रीड आपको जब वापस करता है तो एज ए स्ट्रिंग वापस करता है, तो आप इस पर वो सारे मेथड कॉल कर सकते हैं जो स्ट्रिंग के अंदर थे। जैसे आप चाहते हैं फाइल का डेटा रीड करके अपर केस में बनाकर प्रिंट किया जाए, ये आ गया। तो आपको ये जो फाइल का डेटा मिल रहा है जिसको मैंने एक वेरिएबल टेक्स्ट वेरिएबल में रखा है, इसका नाम आप कुछ भी कर सकते थे, ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। तो इस पर वो सारे मेथड आप कॉल कर सकते हैं, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग वो सब कर सकते हैं जो अभी आपने यहाँ पर स्ट्रिंग हैंडलिंग टॉपिक में सीखा। ठीक है, चलो इस तरह से यहाँ पर हम लोग ये कर पा रहे हैं। अब आगे सर यूजर से पाथ क्या इंसर्ट हमारे करा पास, सकते हैं? हेलो सर।
क्या नाम है सर आपका? सर अंकित। सर ये यूजर से पाथ इनपुट करा सकते हैं अभी ये तो जैसे हमने फाइल नेम एंटर करवाया। सर इस वाले में हम यूजर से फाइल का नेम एंटर करा रहे हैं, तो यूजर हाँ जब एंटर करेगा तो वो पाथ के साथ ही तो एंटर करेगा। ये देखो ना, सर वो तो करंट डायरेक्टरी में जाएगा ना, अगर करंट डायरेक्टरी में ना हो तो। देखो ये ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे भी तो कर सकते। ओके ओके सर। तो अब इस ड्राइव में ये फाइल होगी नहीं मरी, नहीं, पूरा नाम लिखना है, ई कॉलन विद एक्सटेंशन डॉट टीएक्सटी, जो भी एक्सटेंशन। ओके सर ओके। चलो वैसे मैंने बताया था ये, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास रीड फंक्शन है जो हमारा रीड करने वाला काम करता है। क्या कोई और मेथड है फाइल पर जो हम कॉल कर सकते हैं रीड करने के लिए? आंसर इज यस। कौन से फंक्शन है उसकी बात करते हैं। तो एक फंक्शन है जिसका नाम है रीड लाइन। क्या करेगा ये? रीड लाइन हमारा जो मेथड होता है जो हम फाइल पे कॉल कर रहे हैं, ये क्या करता है, जहां भी आपका कर्सर है फाइल में अभी, उस कर्सर से लेकर उस कर्सर पर जितनी उस कर्सर के आगे तक जितने भी करेक्टर्स हैं न्यू लाइन तक के, उनको रीड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस फाइल को यहां ओपन करूं और मान लीजिए मेरा कर्सर आई के बाद हो और मैं इस पॉइंट पर रीड लाइन कॉल करूं, तो एस से लेकर ई और साथ में न्यू लाइन करेक्टर भी, यानी कि एस से लेकर ई आएगा और साथ में स्लैश एन भी आएगा, न्यू लाइन करेक्टर भी रीड करेगा, वो आपका रीड करके दे देगा। तो रीड लाइन हमारा कर्सर जिस लाइन पर है वहां से कर्सर के नेक्स्ट करेक्टर से सेम लाइन तक का सारा डेटा रीड करके आपको दे देगा। तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस जो नजर आ रहा है ना, ये स्लैश एन उसने रीड किया है, इसलिए वो नजर आ रहा है। ठीक है, तो रीड लाइन इस काम को करेगा। अब अगर मैं आपसे कहूं कि सर मान लीजिए मैं लिख दिया फाइल डॉट सी 5, तो क्या अब ये पूरी लाइन रीड करेगा? ना, पूरी लाइन नहीं करता है, कर्सर के बाद से जितने भी करेक्टर्स हैं उनको रीड करेगा। कहां तक? अप टू न्यू लाइन। ठीक है, और जो न्यू लाइन करेक्टर है वो भी साथ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से रीड लाइन से हम फाइल की लाइन रीड कर सकते हैं। फिर उसके बाद कर्सर आपका कहाँ आ गया? न्यू लाइन पर आ गया। अब दोबारा से अगर आपने रीड कॉल करा, मान लो इस बार अब मैं रीड कॉल कर रहा हूं, मैं लिखा यहाँ पर फाइल डॉट रीड टेक्स्ट। अब जरा बताएंगे कि इस कॉल से क्या मुझे आउटपुट मिलेगा, क्या आएगा इसमें? यह है फाइल। सर नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन आएगी, फर्स्ट रिलीजन लाइन। इस कॉल से क्या मिलेगा? कितने करेक्टर रीड होंगे? पहले मुझे ये बताओ, कितने करेक्टर रीड करेगा ये रीड है, रीड लाइन नहीं है, ध्यान से देखो ना, ये रीड है सिर्फ। क्या करता है ये? अगर मैं इसको ना बताऊं कि कितने करेक्टर पढ़ने हैं, तो कितने पढ़ता है? सारे लास्ट कॉल करेगा जीरो ना। से सारे नहीं, अरे नहीं भाई, अप टू लास्ट करेक्टर। कहां से? कर्सर अभी कहां पर है, उसके बाद से सारे करेक्टर न्यू लाइन के बाद समझ में आया? तो यानी कोड में न्यू लाइन के बाद कितने करेक्टर है, ऐप से लेकर यहां तक। और अगर मैं कर दूं नहीं भाई इतने, तो न्यू लाइन के बाद से 5 करेक्टर, 1 2 3 4 5, और अगर ये हटा दूं तो न्यू लाइन के बाद से सारे। सर ये रीड लाइन जो है वो सेकंड लाइन नहीं रीड करेगा? नहीं, एक लाइन रीड करेगा एक बार में। अच्छा, और सेकंड चाहिए तो फिर से लिख दो रीड लाइन, सेकंड लाइन आ गई। लेकिन रीड लाइन इस बार ये कहां से चला होगा? कर्सर की पोजीशन के बाद से न्यू लाइन पड़ी होगी। ठीक है, सारा खेल कर्सर का है बिहाइंड द सीन। नहीं तो कर्सर अगर नहीं सीखना है तो बस 2 लाइन का प्रोग्राम है, इतना पढ़ के खत्म कर दो, हो गई फाइल हैंडलिंग पूरी, कि हमारा फाइल का डेटा रीड होकर आ जाता है बस। और अगर कस्टमाइजेशन करना है तो कर्सर को सीखना तो आसान तो है ही, कुछ है थोड़ा ना इसमें, रॉकेट साइंस तो है नहीं कि पता नहीं क्या है ये, आसान है सर। अब अगर हमें रीड लाइन में जो स्लैश आ रहा है लास्ट में उसे एक्सेप्ट करना हो तो? रीड लाइन में हमें
स्लैश एन ले रहा है ना, वो एन में एंटर, तो अगर हमें एंटर नहीं लेना हो तो? एंटर हमें नहीं चाहिए, यस सर। तो जो रीड लाइन है बाय डिफॉल्ट तो ये एंटर हमारा रीड करेगा, ठीक है। अगर हमें यहाँ पर नहीं चाहिए तो हमें प्रिंट कराते समय ध्यान रखना होगा कि हम जो स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे हैं वो 0 से लेकर -1 तक प्रिंट कराएंगे, तो आपका जो लास्ट कैरेक्टर था वो अब आपका नहीं आएगा। तो रीड लाइन में कस्टमाइजेशन नहीं है, आपके पास जो डेटा आ गया उसको आप देखो कैसे डील कर सकते हैं। अब ये मत कहना सर ये क्या लिख दिया आपने, स्ट्रिंग स्लाइसिंग अगर आपने ढंग से पढ़ी है, घर पे प्रैक्टिस करी है, तो आपको समझ में आएगा। अभी आप इतना लिखकर छोड़ सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और जिसका नाम है रीड लाइंस। तो एक है रीड, एक है रीड लाइन, एक है रीड लाइंस। सारे के सारे फंक्शन कर्सर की पोजीशन के बाद से ही अपना काम शुरू करते हैं। रीड लाइंस क्या करेगा, अभी जहां कर्सर है वहां से पहली लाइन पढ़ेगा, फिर दूसरी लाइन ही पढ़ेगा, फिर जितनी लाइन है सारी लाइन पढ़ेगा, और वो सारी लाइंस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, और वो सारी स्ट्रिंग्स एक लिस्ट में रखेगा, और मुझे जो मिलेगा इस बार वो क्या मिलेगी, एक लिस्ट मिलेगी। तो यहाँ पर जो मुझे मिलेगा इस बार एक लिस्ट मिलेगी, और अगर मैं उस लिस्ट को प्रिंट कराऊंगा तो उस लिस्ट का हर एलिमेंट इस फाइल की एक लाइन होगी एज ए स्ट्रिंग टाइप। तो ये अजीब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि रीड लाइन और रीड लाइंस क्या करते हैं, न्यू लाइन को भी रीड करते हैं, ठीक है। तो फाइल में 2 ही लाइन थी, हमारा रीड कर रहा है। अब लास्ट में तो आई नहीं, लास्ट में इसलिए नहीं आया क्योंकि आपका यहाँ पर कर्सर के बाद आपने एंटर प्रेस नहीं करा। अब आपने एंटर प्रेस करा है, अब रीड करोगे तो अब इस वाली न्यू लाइन को भी ये पकड़ेगा, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको 3 तरीके बताए, फाइल पर 3 तरह के हम फंक्शन कॉल कर सकते हैं, रीड फंक्शन, रीड लाइन फंक्शन, रीड लाइंस फंक्शन। तीनों में कॉमन है कर्सर की पोजीशन के बाद से पढ़ना शुरू करेंगे। तीनों में अलग अलग क्या है, रीड आपसे पूछता है कितने कैरेक्टर पढ़ने हैं, नहीं बताएंगे तो सारे कैरेक्टर पढ़ेगा। रीड लाइन, लाइन पहली लाइन जो भी होगी कर्सर के बाद से वो पढ़ेगा हमारा, और आपको लाकर दे देगा एज ए स्ट्रिंग। रीड लाइंस, जितनी लाइंस है कर्सर के बाद से सबको पढ़ेगा, उनको लिस्ट में रखेगा, और वो लिस्ट लाकर आपको दे देगा। आखिरी तरीका, किसी फाइल से डेटा रीड करने, ये जो हमारा फाइल वेरिएबल है इसको इटरेबल की तरह यूज कर सकते हैं। सर ये इटरेबल का मतलब क्या होता है, जब आपको मैंने पहली बार लूप पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि फॉर आई इन, और यहाँ पर स्ट्रिंग आप लिख सकते हैं, एक सीक्वेंस के लिए लूप चलता है। फिर मैंने आपको रेंज पढ़ाया कि आप यहाँ रेंज लिखेंगे। फिर मैंने आपसे कहा कि अगर आप लिस्ट जानते हैं तो आप लिस्ट का भी यूज कर सकते हैं, सेट लगा सकते हैं, टप्पल लगा सकते हैं, डिक्शनरी लगा सकते हैं। हर वो चीज जो फॉर लूप में लिखी जाती है उसको टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, इटरेबल, कि वो इटरेबल टाइप। तो जो फाइल हमारा होती है ओपन होने के बाद जो हमारे पास आती है ये इटरेबल को सपोर्ट करती है। इट मींस इस फाइल को भी सीधे सीधे फॉर लूप में लिखा जा सकता है। हाँ राहुल बताओ क्या पूछना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये फाइल जब फॉर लूप में लगाएंगे तो अब फॉर लूप पढ़ेगा कैसे इसे, भाई जब लिस्ट होती है तो पता है लिस्ट का एक एक एलिमेंट पढ़ेगा, स्ट्रिंग होगी तो एक एक कैरेक्टर पढ़ेगा। अगर यहाँ पर फाइल है तो ये फॉर लूप इस फाइल के साथ करेगा क्या, लाइन बाई लाइन डेटा पढ़ेगा। ध्यान रखेंगे, तो फॉर लूप जब किसी फाइल पर कॉल किया जाता है डायरेक्टली तो इंटरनली वो हमारा लाइन बाई लाइन उस फाइल का डेटा पढ़ता है। तो यहाँ पर पहली बार में यहाँ पर जो आई वेरिएबल में आएगा वो हमारा फाइल की पहली लाइन आएगी, तो मैं इसका नाम लाइन कर देता हूँ जिससे थोड़ा रीडेबिलिटी बनी रहेगी। पहली लाइन न्यू लाइन के साथ, दूसरी लाइन न्यू लाइन के साथ। तो इस तरह से हम फाइल का डेटा रीड कर सकते हैं। यही हमारे पास
4 तरीके हैं जो किसी फाइल पर रीड करने के लिए हम यूज करे जा सकते हैं। इसके अलावा और कोई तरीका किसी फाइल से रीड करने का नहीं है। रीड लाइंस और फाइल को एज ए टेबल की तरह भी आप यूज कर सकते हैं जो लाइन बाय लाइन डेटा रीड करता है। अब इतना जानने के, हाँ बोलिए सर। फॉर लूप की हेल्प से तो जितने ऊपर वाले तरीके हैं सारे तरीकों को फॉर लूप की तरफ से यूज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन उस केस में फॉर लूप में हम क्या पास करेंगे, स्ट्रिंग या लिस्ट पास करेंगे, ना कि फाइल पास कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? जो आपने बोला कि अब तक जितने तरीके हमने पढ़े हैं उसमें फॉर लूप लगा सकते हैं। ध्यान से सोचिए, हम उन सारे तरीकों से जो गेट कर चुके हैं, या तो स्ट्रिंग में आया डेटा मेरे पास उस पर फॉर लूप लगाएंगे, या लिस्ट में डेटा आया है उस पर फॉर लूप लगाएंगे, फाइल पर तो नहीं लगाएंगे ना। ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब जो आगे की रिक्वायरमेंट है मेरी, उसमें कुछ ऐसा ही होगा। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मुझे फाइल का डेटा करेक्टर बाई करेक्टर रीड करना, 1 करेक्टर एट ए टाइम प्रिंट कराइए, तो कैसे कराएंगे? सर बोलिए। सर ये फॉर लूप वाला कोड मैंने रन किया तो फिर फर्स्ट लाइन प्रिंट करने के बाद ही एरर दे रहा है। फर्स्ट लाइन प्रिंट करने के बाद एरर दे रहा है? यस सर, आईओ ऑपरेशन ऑन क्लोज्ड फाइल। ये जो क्लोज है ना आपका, ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे कर दो बिना इंडेंटेशन के लिए। ठीक सर, ओके। अब देखो जो गलत हुआ उससे भी सीखने को मिला कि आप अगर फाइल क्लोज कर चुके हैं तो लूप पहली बार चला, लाइन रीड हो गई, प्रिंट हो गई, फाइल क्लोज हो गई। अब दोबारा लूप चलेगा, ये लाइन तो नहीं चलेगी ना। तो जो फाइल आप दोबारा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लूप से, वो तो क्लोज हो चुकी है। तो जो एरर आएगी वो क्या आएगी, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑन क्लोज। तो इसको चलिए अब आगे चलते हैं और जो मेरा क्वेश्चन था उसको दोबारा रिपीट करते हैं। सर मुझे फाइल का डेटा करेक्टर बाई करेक्टर पढ़ा। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में कोई तरीका नहीं है, जितना अब तक पढ़ाया गया है फाइल हैंडलिंग में उसी में सोचिए क्या करें कि देखने वाले को लगे करेक्टर बाई करेक्टर मेरा आउटपुट आ गया। 2 मिनट का टाइम आप सबको मैं दे रहा हूँ, जिसके ब्रेन में आ जाए चैट में फटाफट से लिखकर बता दो या अनम्यूट करके बोल दो कि करेक्टर बाई करेक्टर डेटा सर ऐसे पढ़ सकते। कोई अलग से फंक्शन नहीं है, यही 4 तरीके हैं। इन्हीं में से देखो क्या कर सकते हैं कि देखने वाले को लगना चाहिए कि हमने एक एक करेक्टर रीड करा है। सर कर दिया। सर सबसे पहले तो टेक्स्ट इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड जैसे करते हैं वही कर दिया, उसके बाद लूप लगा दिया टेक्स्ट पे। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पहले तो इसे ओपन करके रीड कर लो, फिर जो भी आपने वेरिएबल में फाइल का डेटा रीड किया है, हाँ उस पे लूप लगा दिया। तो हम जानते हैं कि ये स्ट्रिंग है और हम जानते हैं कि स्ट्रिंग पर अगर लूप लगा दिया जाए तो उस स्ट्रिंग के कैरेक्टर इटरेट कर दिया जाता है। तो बिल्कुल सही तरीका, एक तरीका हो गया ये। तो इस तरह के और भी तरीके हो सकते हैं, एक तरीका यही नहीं है फाइल को लूप के बाहर क्लोज कर देना। चलो अब जल्दी से मुझे बताओ कि मुझे ये पता करना है उस फाइल में कितने कैरेक्टर्स हैं। प्रिंट नहीं करना है, सिर्फ मुझे बताना है कि उस फाइल में कितने कैरेक्टर्स हैं। सर प्रिंट की जगह पे काउंट करके उसको बाहर। अब देखो आप ज्यादा सोचने लगे क्या कि एक काउंट वेरिएबल ले लो जिसकी वैल्यू 0 कर दो और जितनी बार लूप चलेगा इस काउंट को प्लस करते रहो और फिर जब लूप के बाहर आओगे तो इस काउंट को प्रिंट कर देना, तो ये बता देगा कि कितने कैरेक्टर थे। एक तो तरीका आपका यही सही है, और एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि सर आप इसको स्ट्रिंग कह रहे हैं ही कह रहे हैं, तो क्या स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने पता नहीं कर सकते हम? क्या लैन नहीं लगा सकते इसके ऊपर? अभी तो वही आ जाएगा जो आप चाह रहे थे। ठीक है, देखते हैं। तो जो आप कर रहे थे वो भी सही है, और डायरेक्ट तरीका भी तो है। अगर ये स्ट्रिंग है तो इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं लाइन लगा के मैं पता कर सकता हूं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे
ये बताना है कि जो फाइल मैंने रीड करी है उसमें कितने वर्ड्स हैं, और हर वर्ड को मुझे प्रिंट भी करना है, या चलो प्रिंट नहीं करना है, बस ये बता दो कि फाइल में कितने वर्ड्स हैं। ठीक है, फाइनल काम करना है कि आप एक फाइल ओपन करेंगे और आपको 3 बातें बतानी है। उस फाइल में कितने कैरेक्टर्स हैं, उस फाइल में कितने वर्ड्स हैं, उस फाइल में कितनी लाइन्स हैं, बस ये इंफॉर्मेशन आपने देनी है, बाकी कुछ प्रिंट नहीं करना है। तो अब मुझे बताओ कि क्या करना होगा। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ लाइन, जो फाइल मैंने ओपन करी है उसमें बताना है मुझे कितने। उसके लिए तो मतलब क्या कहते हैं, नंबर ऑफ स्पेसेस के लिए तो हम इफ लगा देंगे लूप के अंदर ही, और एक मतलब एक कैरेक्टर को मतलब वो करवा देंगे, इफ से करवा देंगे। इफ इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्या कहते हैं स्पेस, जैसी काउंट हो जाएगा। ठीक है, स्पेस -1, स्पेस -1। ये तो हो गया आपका लॉजिक यूज करके। अगर मैं पाइथन के ही फीचर्स का यूज करके करना चाहूँ तो कहूँ कैसे करेंगे। देखो मैंने पहले इसको रीड करा, जब मैं इसको रीड करूंगा तो ये मुझे स्ट्रिंग में सारे कैरेक्टर दे देगा, तो मुझे इस स्ट्रिंग की लेंथ निकाल लूंगा तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ जाएंगे। ये तो हो गया पहले का आंसर, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अब आपको ये सीखना है कि अगर किसी भी स्ट्रिंग, एक काम करता हूँ इसको मैं अलग करके दिखाता हूँ। मेरे पास कोई एक स्ट्रिंग है s इक्वल टू इंडिया इज ए कंट्री। अब मुझे इसमें पता करना है कितने वर्ड्स हैं, 1 2, ऐसे आप गिन रहे हैं, ऐसे नहीं गिनना है। अगर मैं यूजर से रन टाइम पर इनपुट करा दूं तो, और मुझे पता ही नहीं अब कितने वर्ड्स हैं, तो कैसे करेंगे, लॉजिक बताकर, है ना, लॉजिक के थ्रू में करना है। तो कैसे करेंगे इस काम के लिए, सर एक तो लिस्ट string बना के के उसमें ऊपर अपेंड करा देंगे। एक मेथड है स्प्लिट। स्प्लिट मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो स्प्लिट क्या करता है, जिस स्ट्रिंग पे कॉल करते हैं उस स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड्स हैं उन सबको हमारा सब स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट करेगा, और उन सारी सब स्ट्रिंग्स को एक लिस्ट में रखकर वापस कर देगा। तो ये मुझे लिस्ट देगा, उस लिस्ट में सारे वर्ड्स होंगे। इंडिया इज ए कंट्री, अगर ये लिस्ट है, इस लिस्ट की लेंथ निकाल लो, तो इसका मतलब उतने ही वर्ड्स हो गए जितना इस स्ट्रिंग के अंदर वर्ड्स है। तो बाय डिफॉल्ट ये वर्ड कैसे बनाता है, स्पेस के आने पर, न्यू लाइन के आने पर। अगर मल्टी लाइन स्ट्रिंग कर दूं तब भी ये हमारा काम करेगा। लिखिए मैंने इंडिया इज ए कंट्री, तो न्यू लाइन पर पाइथन इज ए फनी लैंग्वेज। देखो इंडिया भी आ रहा है, इस भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, कंट्री भी आ रहा है, उसके बाद न्यू लाइन थी, फिर भी उसने वर्ड बनाया। यानी कि स्प्लिट हमारा स्पेस, टैब स्पेस या न्यू लाइन जब भी इस स्ट्रिंग में आएगा तो एक सब स्ट्रिंग क्रिएट कर देगा, और वो सारे सब स्ट्रिंग स्ट्रिंग की तो है वैसे टाइप में, अगर हम देखें उनको लिस्ट में रखकर हमें वापस कर देता है। तो अगर मैं यहाँ पर यही करूं, ये वो स्ट्रिंग है जिसमें फाइल का सारा डेटा आ गया है ना। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूं टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, जितने भी वर्ड्स हैं इस फाइल में उनकी लिस्ट मिल जाएगी। ये सारे वर्ड्स की लिस्ट आ गई। अब सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे ना जो स्प्लिट करना है वो सिर्फ न्यू लाइन के बेस पे करना है, स्पेस के बेस पे नहीं करना, तो आप यहाँ पर स्प्लिट के अंदर अपना सेपरेटर पास कर सकते हैं /n। तो अभी क्या करेगा, इसके बेस पर हमारा क्या करेगा, सब स्ट्रिंग्स क्रिएट करेगा। तो एक सब स्ट्रिंग यहाँ आ गई, एक सब स्ट्रिंग यहाँ आ गई। तो यही चीज मैं यहाँ कर देता हूँ। अगली बार मैंने क्या करा, यहाँ लिख दिया टेक्स्ट डॉट स्प्लिट और यहाँ डाल दिया \n। तो इस बार इस टेक्स्ट को लाइंस के अकॉर्डिंग स्प्लिट किया जाएगा। या आप रीड लाइंस भी यूज कर सकते हैं सीधा फाइल डॉट रीड लाइंस, लेकिन ध्यान रखना गलती से लगा मत देना फाइल डॉट रीड लाइंस। क्यों, क्योंकि मैंने रीड कर लिया है, फाइल का कर्सर लास्ट पर आ गया होगा, अब वहां पर रीड लाइन करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपके हाथ में। तो या तो आपको सीख करना होगा तब आप रीड लाइंस लगाना, फिलहाल इससे हमारा काम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर मैं लिखूं
टोटल कैरेक्टर्स लेन ऑफ टेक्स्ट, टोटल वर्ड्स len of this variable, total lines तो जो फाइल आपने यहाँ लिखी है उस फाइल में 50 करेक्टर है, 9 वर्ड्स हैं और 3 लाइन। अब आप इसको रन टाइम पे ले लो, एक अच्छा एप्लीकेशन बन गया छोटा सा। एंटर फाइल नेम। अब इससे पहले मैंने पहले वेरिएबल में रखा था fn, वो यहाँ पास करा था, ये भी सीखो, ये सब आना चाहिए हमारे लिए। एंटर फाइल नेम 150.py। तो इस फाइल में 126 करेक्टर है, 13 वर्ड है और 6 लाइन है। तो आप इस तरह से किसी भी फाइल के बारे में 3 इंफॉर्मेशन बड़ी आसानी से गेट कर सकते हैं, या कुछ भी जो आपसे कहा जाए आप गेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो फाइल एक स्ट्रिंग में आ चुकी है। अब वो सारे ऑपरेशन आप कर सकते हो जो आपने स्ट्रिंग में कभी देखे पड़े। चलिए, तो अब ये हमारा फाइल को रीड करना हो जाता है। लास्ट क्लास में जब मैं आपको एक्सेप्शनैलिटी पढ़ा रहा था, तो अब मुझे नहीं ध्यान है आपके बैच में पूछा था किसी ने या दूसरे बैच में पूछा था, उसका आंसर अब देते हैं कि अगर यहाँ पर मुझे फाइल को क्लोज ना करना हो तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए? आई थिंक दूसरे बैच में था वो। तो जावा के अंदर ये फीचर होता है, और जावा 8 में बाद में ऐड किया गया था कि आप अगर क्लोज नहीं करेंगे तो कुछ ऐसा कोड लिखवाते हैं वो अपने आप क्लोज कर देता है। तो पाइथन के अंदर वो पूछना चाहते थे, क्योंकि वो जावा पढ़ चुके थे पूरे, कि क्या पाइथन में ऐसा कोई तरीका है कि बिना क्लोज लिखे फाइल क्लोज हो जाए? आंसर इज यस। कैसे करेंगे? यूजिंग विद ब्लॉक। अभी तक आपने इफ का ब्लॉक बनाया, फंक्शन का ब्लॉक बनाया, आपने लूप का ब्लॉक बनाया, इसी तरह से एक कीवर्ड होता है विद कीवर्ड। तो आप विद कीवर्ड का यूज करके विद ब्लॉक क्रिएट करते हैं। कैसे लिखते हैं उसकी बात करें। तो यहाँ पर विद के बाद आपको फाइल ओपन करने का सिंटैक्स लिखना है, ओपन msg.txt, और यहाँ पर इसका मोड देना है। अब ये आपने फाइल ओपन करी है। जब हम ऑर्डिनरी स्टेटमेंट लिखते हैं तो फाइल को ओपन करने के बाद उसको एक वेरिएबल में ऐसे स्टोर करते हैं, फाइल नाम के वेरिएबल में, किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो विद ब्लॉक में वो जो वेरिएबल होता है वो एज कीवर्ड के बाद लिखा जाता है, ऐसे करके। इसका मतलब है फाइल हमने ओपन करी और ओपन करने के बाद वो इस वेरिएबल में स्टोर हो, उसके बाद इंडेंटेड ब्लॉक बने। अब आप इस ब्लॉक के अंदर इस फाइल का डेटा रीड कर सकते हैं, फाइल डॉट रीड। आप उसे प्रिंट करें, कुछ भी करें वो आप कर सकते हैं। अब होगा क्या, जैसे ही आप विद ब्लॉक से बाहर आएंगे, मान लो मैं यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखता हूँ, मैं लिखा यहाँ पर बाय। जैसे ही विद ब्लॉक हमारा कंप्लीट होता है, ऑटोमेटिकली विद ब्लॉक ने जो फाइल ओपन करी थी क्लोज कर दी जाती है। आपकी फाइल अब क्लोज हो चुकी है। कैसे पता सर? हम तो नहीं मानते बात। ठीक है, एक काम करो, बाय के बाद ना फाइल पर फिर से रीड मेथड कॉल करके देखो। अभी हमने करा था तो लिख कर आ रहा था इनपुट आउटपुट ऑपरेशन क्लोज फाइल, तो वही मैसेज आना चाहिए, फाइल तो क्लोज हो चुकी है। देखते हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑन क्लोज्ड। इसका मतलब है इस पॉइंट पर फाइल क्लोज हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आपका विद ब्लॉक क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। इवन आप इस पर आप ये कि चलो सर जीरो पोजीशन पे ले जाते हैं, कर्सर को नहीं लेके जा सकते, फाइल क्लोज हो चुकी है। ना सी चलेगा ना टेल चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि फाइल क्लोज हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर विद ब्लॉक का यूज करके
अगर किसी फाइल को open करते ऐसे विद ब्लॉक कंप्लीट, वैसी मेरी फाइल हो जाएगी। मैटर विद ब्लॉक दे के कंप्लीट हो या स्टेटमेंट दे, अगर विद ब्लॉक किसी कंप्लीट है देकर चाहे नॉर्मली, तो फाइल को क्लोज में उसके अलाइसिंग और यहाँ पर विद ब्लॉक के स्टेटमेंट। तो इस तरह से ये रिसोर्स क्या क्या हो सकता है, कोई फाइल हो सकती है, डेटाबेस कनेक्शन हो सकता है, सॉकेट कनेक्शन हो सकता है, कोई एपीआई का यूआरएल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा जनरल सिंटैक्स हो गया विद। फाइल को हमें रीड करना अच्छे से आ गया, हम फाइल को रीड कर सकते हैं। बात आती है फाइल को राइट करने की। मुझे फाइल से रीड करना आ गया, अब मैं फाइल पर लिखना चाहता हूँ। तो फिर से फाइल को ओपन करेंगे और जब आप ओपन करेंगे तो आपको फाइल का पाथ बताना है। मान लीजिए करंट डायरेक्टरी में abc.txt। इस बार आप यहाँ पर मोड चेंज करेंगे, यहाँ पर मोड लिखेंगे डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब होता है राइट मोड। इसका मतलब है ये जो फाइल ओपन होगी ये राइट मोड में ओपन होगी। ठीक है, अब जब किसी फाइल को, ध्यान से समझना इस पॉइंट को, जब किसी फाइल को ओपन किया जाता है तो उस फाइल पर मैं रीड मेथड कॉल करता हूं, रीड लाइन ये मेथड कॉल करता हूं। ऐसा मैं इसलिए कर पाता हूं क्योंकि वो फाइल रीड मोड में। अगर कोई फाइल राइट मोड में ओपन हुई है और आप कहेंगे चलो इसे रीड करते हैं, मान लो मैंने लिख दी msg.txt फाइल राइट मोड में, ठीक है, और इसे रीड करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। अनसपोर्टेड ऑपरेशन, नॉट रीडेबल। क्यों? क्योंकि आपका मोड क्या है, राइट। तो राइट मोड में जब फाइल ओपन होगी तो वो सारे मेथड नहीं चलेंगे जो अब तक आपने पढ़े थे। तो राइट मोड के अपने अलग मेथड होते हैं, रीड मोड के अपने अलग मेथड। ठीक है, फिलहाल इस फाइल को मैं राइट मोड में ओपन कर रहा हूं। अब होता क्या है उसको समझिएगा। कोई भी फाइल राइट मोड में ओपन जब होती है तो उसके दो मीनिंग होते हैं। पहला, ये फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है आपके पाथ पर जो आप बता रहे हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट करंट वर्किंग डायरेक्टरी की बात हो रही है। तो ये फाइल करंट वर्किंग डायरेक्टरी में अगर पहले से एग्जिस्ट करती है तो उसको डिलीट कर दिया जाएगा, या ऐसे कह दो उसका जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो डिलीट कर दिया जाएगा और फाइल पर से वही होगा जो अभी आप लिखने जा रहे हैं। पुराना डेटा आपका खत्म हो चुका है, अगर वो यूजफुल इंफॉर्मेशन हुई तो आपका नुकसान हो गया। ठीक है, दूसरा, सर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो अगर ये रीड मोड होता तो एरर आ जाती, एक्सेप्शन आ जाती, फाइल नॉट फाउंड। लेकिन अगर ये राइट मोड है और आपका पाथ सही है तो ये फाइल क्रिएट कर दी जाती है। अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये फाइल क्रिएट कर दी जाएगी। ध्यान रखना, पाथ आपका वैलिड होना चाहिए। अब आप बोले हैं नहीं मैं तो ऐसे लिखूंगा, अब के ड्राइव में फाइल तो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो के ड्राइव है क्या आपके पास? हमने कहा नहीं, तो अब ये कहाँ जाके बना देगा? तो अब ये एरर आ जाएगी कि भाई ये पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है। तो राइट मोड में फाइल क्रिएट हो जाती है, लेकिन वो कंडीशनली कि जो पाथ आप बता रहे हैं वो वैलिड होना चाहिए। तो ये वैलिड है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी मान ली जाएगी। तो ये abc.txt फाइल मेरी क्रिएट हो गई। अगर है तो वो रिप्लेस हो गई या ओवरराइट कह लो, जो है वो वर्ड यूज कर सकते। अब इस फाइल पर जो मैं यहाँ पर मेथड राइट मेथड का रूल है कि वो आपसे स्ट्रिंग मांगेगा, क्योंकि हम टेक्स्ट के साथ इनपुट आउटपुट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो स्ट्रिंग में ही लिख सकते हैं। इवन अगर आप टेल लिखना चाहते हैं तो मना कर देगा, बोलेगा जो भी लिखना है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके लिखिए। अगर नहीं मानेंगे तो एरर आएगी। राइट आर्गुमेंट मस्ट बी एस्ट्रिंग नॉट इंटीजर। तो यहाँ इंटीजर फ्लोट ये सब नहीं चलेगा, तो आपको जो भी लिखना है स्ट्रिंग में लिखना। तो अगर 10 का स्ट्रिंग बनाना चाहो तो फिर str में कन्वर्ट करके ऐसे बना देना।
ये तो हमें आता ही है। किसी का भी स्ट्रिंग बनाना हो तो str फंक्शन यूनिवर्सल फंक्शन है पाइथन। चलो फिलहाल हम सिंपल एक मैसेज लिखने की बात करते हैं। लिख दिया मैंने हेलो। तो ये जो हेलो मैसेज है ये हमारा कहाँ पहुंचा, फाइल में पहुंचा। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें समझना होगा, जब हम फाइल पर राइट करने की बात करते हैं तो इंटरनली जो फाइल है इसके बीच में एक बफर हमारा बना रहता है। ये बफर हमें ज्यादा फोकस करना है जब हम राइट करने की बात कर रहे हैं। जब हम रीड करने की बात कर रहे हैं तो इतना फोकस नहीं करना है, होता तभी भी है, बट राइट करते समय ज्यादा फोकस करना है। तो जब मैं राइट से कोई मैसेज लिखता हूं तो इस प्रोग्राम से ये मैसेज एक्चुअल में इस फाइल में नहीं जाता जो मैंने ओपन करी है, पहले वो कहीं एक बफर में जाके सेव हो जाता है। ये पहुंचा हेलो यहां पर, उसके बाद बफर से यहां नहीं पहुंचा। अब क्या करा आपने, अब मान लीजिए आप एक और मैसेज को लिखना चाहते हैं, फाइल डॉट राइट, मान लीजिए तो ये वाला जो मैसेज है ये भी कहां पहुंचा, ये भी पहुंचा इस बफर के पास, यहां से यहां आ गया। अब ये जो बफर है इस बफर से इस फाइल पर जाता है जब दो में से कोई एक इवेंट होता है। पहला, आप फाइल पर फ्लश कॉल कर उस बफर को फ्लश करने वाला काम कर रहे हैं, बहाने वाला काम कर। क्या बहाना है इस बार, जो बफर में डेटा पड़ा हुआ वो सारा बाहर निकाल दो, कहां पहुंचा दो उसे, डेस्टिनेशन यानी कि फाइल में पहुंचा। ठीक है, तो यहां पर जब आप करेंगे तो अब तक जितना डेटा बफर में पड़ा हुआ है अब तक का वो डेटा कहां पहुंचेगा, फाइल में पहुंचेगा। ठीक है, दूसरा, अगर आप फ्लश नहीं करते हैं तो आप फाइल को क्लोज करेंगे कभी नहीं, जब आप फाइल को क्लोज करेंगे तो क्लोज कॉल करेगा, लेकिन वो तभी करेगा जब राइट मोड में हो। रीड मोड में फ्लश नहीं चलता इंटरनली। ठीक है, तो फ्लश से आएगा। फिर से अगर आपने कुछ लिखा तो फिर से जाएगा बफर में, तो फिर फ्लश क्लोज किया, ना ही मैंने यहाँ पर आपका फ्लश मेथड कॉल किया तो क्या होगा। अब इसका जो आंसर है वो डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पर किस एडिटर और किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं। तो अभी मैं जुपिटर पे काम कर रहा हूँ, तो माइट भी कि इस तरह की सिचुएशन में जुपिटर ऑटो फ्लश कर देता हूँ। माइट भी आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहे हैं तो विंडोज में ये हमारा ऑटो फ्लश हो जाता हो, बट लाइनेक्स में ना हो। यानी कि जब आप फ्लश और क्लोज कॉल नहीं करते हैं तो इसका आंसर अनसर्टेन है। आप डेफिनेट होकर नहीं कह सकते कि ये डेटा फाइल में पहुंचा होगा। चलो देखते हैं, अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो फाइल में चल के देखते हैं आया नहीं आया। तो नॉट श्योर, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, बट स्टैंडर्ड है कि आपको फ्लश या क्लोज करना चाहिए। अगर ये आ गया मतलब जुपिटर का अपना कोई फीचर हो सकता है। एबीसी फाइल ये रही, पर इसमें कुछ नहीं आया, खाली बढ़िया था। ये तो abc.txt, ये abc.txt खाली पड़ी, 6:46 अभी की फाइल है ना, 4 मिनट। जस्ट इसमें मैंने एक काम करना है, क्या, फाइल डॉट फ्लश करना, और जैसे ही फ्लश करो, क्लोज करो या ना करो, जैसे ही फ्लश करा वैसे ही बफर में पड़ा हुआ था दोनों मैसेज बफर से कहां पहुंचे, आपके एक्चुअल फाइल पे जाके पहुंचे। अब हमें सीखना क्या है वो देखो।
फाइल में जब आपको ये दोनों मैसेज मिलेंगे, मान लो ये आपकी फाइल है, इस फाइल में पहले आपको हेलो लिखा मिलेगा, उसके बाद अब क्या लिखा जाएगा, हमने कहा कहानी फिर से वही है। जब फाइल आपकी ओपन होती है राइट मोड में, तो फिर से कर्सर हमारा 0 पोजीशन पर होता है। तो ये जो राइट है ये भी पीछे पड़ा हुआ है कर्सर के, ये कहता है मैं भी वहीं से लिखूंगा जहां कर्सर है, उसके नेक्स्ट से लिखना शुरू करूंगा। तो इसने हेलो कहां लिखा होगा, कर्सर जहां भी था उसके आगे से लिखना शुरू करा। अब ऑटोमेटिक कर्सर 0 पे ही होगा, तो पॉइंट ऑब्वियस है। अब अगला वाला सीखने वाला पॉइंट क्या है कि अगला वाला राइट आया, वो इंडिया लिखना चाह रहा है, कर्सर कहां पे आ गया है, ओ पर। अब कहां से लिखा जाएगा, ओ के आगे से लिखा जाएगा। अपने मन में न्यू लाइन आ रही है, नहीं आने देना, ऐसा नहीं होगा। कहानी कर्सर की है यहाँ पर, और इसके आगे से लिखा जाएगा इंडिया, ऐसे करके। इन शॉर्ट ये दोनों मैसेज उस फाइल में एक ही लाइन पर आपको नजर आएंगे। क्यों आएंगे वो मैंने आपको बता दिया। फ्लश कर दिया, क्लोज नहीं करा है, डेटा पहुंच जाना चाहिए। abc.txt डेटा आ गया। तो इस तरह से जब हम राइट करते हैं तो राइट, अब मान लो सर मुझे ये डेटा न्यू लाइन पर राइट करना था, तो एक्सप्लिसिटली ओ के बाद /l लगा दो, या आई से पहले /l लगा दो, जैसे आप चाहे वैसे आप कर सकते हैं। हर मैसेज के बाद आप ऐसे कर दो। अब सर ये आपने दोबारा चलाया, तो पहले जो लिखा था वो हमने कहा वो ओवर राइट हो गया, क्योंकि राइट मोड में डेटा ओवर राइट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, राइट मोड के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। और जब आपको लगता है कि सर अब मुझे फाइल पे काम नहीं करना, तो क्लोज कर दीजिए, कोई फर्क नहीं। ठीक है, इस तरह से राइट मोड पे काम किया जा सकता है। अब सर मैं चाहता हूं कि जो मेरा डेटा पुराना लिखा हुआ है ये बचा रहे, तो यहाँ पर मोड क्या लिखेंगे, अपेंड। अपेंड मोड में मैं बस एक ही मैसेज लिख के दिखा रहा हूँ, और इस बार फ्लैश भी नहीं करूंगा, सीधा क्लोज कर दूंगा, क्योंकि जो सिखाना है वो आप सीखो। तो यहाँ पर मैंने जस्ट लिख दिया पाइथन। सीखिए, अपेंड मोड में फाइल ओपन हो गई और राइट कर दिया मैंने पाइथन। किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है कि ये पाइथन कहाँ लिखा जाएगा, इसके अकॉर्डिंग सोचो, और टेक्निकली बैकएंड में कर्सर के अकॉर्डिंग सोचो। तो जब आप अपेंड मोड में फाइल को ओपन करते हैं, तो आपका जो कर्सर होता है वो उस फाइल में जितने इंडिया के आगे कैरेक्टर लिखेगा सर, इंडिया के आगे पाइथन लास्ट वाले कैरेक्टर पर पॉइंट करता है। तो पहली बार आपका कर्सर जब फाइल ओपन होती है, तो वो 0 पर पॉइंट ना करके कहाँ पॉइंट कर रहा होता है, लास्ट कैरेक्टर पर पॉइंट कर रहा होता है, क्योंकि आपका मोड क्या है, तो ए मोड में डिफॉल्ट कर्सर लास्ट कैरेक्टर पर पॉइंट करता है। इसका मतलब क्या है, जब आप लिखोगे तो फिर इसके आगे से लिखना शुरू हो जाएगा और हमें लगेगा अपेंड होगी। चलते हैं फाइल के पास, और ये आ गया आपका लास्ट कैरेक्टर ए पे आ गया होगा, उसके बाद से लिखना शुरू कर दो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, राइट मोड अपेंड मोड का काम कर सकते हैं। एक तीसरा मोड और है सर, इसे प्लस करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी सर, कहाँ पे, सेकंड वाले में पाइथन प्लस करने की जरूरत क्यों नहीं। क्लोज कॉल कर दिया ना, हाँ क्लोज अपने अंदर से फ्लश करेगा, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बताया आपने कि क्लोज अपने अंदर से फ्लश कॉल कर क्या होगा, इसलिए हमें जरूरत नहीं पड़ी फ्लश करने की। अब तीसरा मोड होता है जिसका नाम होता है एक्स, इसको बोलते हैं राइट मोड, इसको बोलते हैं अपेंड मोड, इसे बोलते हैं एक्सक्लूसिव राइट। एक्सक्लूसिव राइट का कहना यह है कि भाई ये जो फाइल है ये एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए, हम नई बनाएंगे और उसमें लिखेंगे। अगर ये फाइल पहले से एग्जिस्ट है तो देखो ये क्या करता था, उसको रिप्लेस करता था, ये उसको अपेंड करता था, ये बोलेगा हम कुछ नहीं करेंगे, हम एरर दे देंगे। तो एक्सक्लूसिव राइट का मतलब होता है कि वो फाइल एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए तभी उस पर बनाकर लिखा जाएगा, और अगर है तो एरर आ जाएगी। फाइल एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। अगर मैं ABCD कर दूं तो ये बनेगी और इस पर लिख जाए।
तो लिखने के रिगार्डिंग अभी मैंने आपको 3 मोड पढ़ाए, W राइट मोड, A अपेंड मोड, X एक्सक्लूसिव राइट। इसके लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए तो आज इतनी रखेंगे। कल आपको मैं कुछ और मोड्स भी पढ़ाऊंगा फाइल में, और कौन कौन से मोड्स हैं उनको भी एक बार देखेंगे, और उसके बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे। ठीक है, तो इसके कुछ नोट्स है मेरे पास फाइल हैंडलिंग के, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, क्योंकि कर्सर वाली जो कहानी है वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। एक बार आपने समझ ली, जो मैं आपको नोट्स दूंगा उनको पढ़ना, और फिर तीसरी बार आप उसको खुद से प्रोग्राम बनाकर इम्प्लीमेंट करना। कुछ असाइनमेंट है फाइल हैंडलिंग पर जो मैं आपको भी शेयर करूंगा। सर बोलिए बोलिए बोलिए। सर कल आपने ये जो इम्पोर्ट करना बताया था, अगर हमें आइडल पे ओपन करना है तो एक बार और बता दीजिए। बोलिए क्या पूछ रही थी आप, बताइए। हेलो सर, जो कल वाला प्रोग्राम आपने सेंड किया था ग्रुप में, तो वो सर उसको आइडल में कैसे खोलेंगे सर? वो ओपन नहीं हो रहा है। आइडल में ओपन सर इम्पोर्ट करना जो आपने बताया था वो बता दीजिए एक बार। .py एक्सटेंशन में इम्पोर्ट करना। नहीं, देखो जो आपके डाउट है उसके लिए मैंने एक दिन रिजर्व किया हुआ है फ्राइडे का। फ्राइडे को बैच नहीं लूंगा मैं, फ्राइडे को आपके डाउट क्लासेस होंगे सारे के सारे, है ना। तो जो आपके क्वेश्चन है ये वाले आप फ्राइडे को आराम से डिस्कस कर लेंगे। अभी कोई पर्टिकुलर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछ रहा है तो आप पूछ लो, बाकी फ्राइडे को हम डाउट क्लास रखेंगे अपनी। किसी ने पूछा भी था कि सर मैं डाउट क्लास चाहिए। हेलो हाँ बोलिए। सर, आज की क्लास की रिकॉर्डिंग मिल सकती है? भाई जी मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है, आप अपने एंड पर रिकॉर्डिंग करिए। लोग अपने एंड पर रिकॉर्डिंग करते हैं, जो जिसको रिकॉर्डिंग करनी होती है मुझे चैट में लिख देता है, उसको मैं परमिशन दे देता हूँ। सोनू एक काम करो, आप एक मिनट रुको यार, पहले पार्टिसिपेंट में जाओ। आप कमाल के आदमी हैं, पार्टिसिपेंट में जाओ। गए पार्टिसिपेंट? यहाँ पर आपको अपना नाम दिखाई दिया, सोनू कुमार सिंह। यस सर। उस पे माउस लेके जाओ, वहां पर 2 ऑप्शन आ रहा है, म्यूट और बाजू में उसकी मोर आ रहा है, दिख रहा है मोर का ऑप्शन? एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ सर, उस पे क्लिक करने के बाद रेज हैंड और रीनेम का ऑप्शन आ रहा है। रीनेम पे क्लिक करो ना, फिर करो रीनेम पे क्लिक। आईडी मेंशन करना। सर मैंने आईडी मेंशन किया था, फिर उसके बाद भी डिस्कनेक्ट हुआ तो फिर मिट गया। सर जितनी बार डिस्कनेक्ट होगा, जितनी बार आप ऐड करोगे, हर बार लिखनी है। अगर बीच में से आप क्लास में से रिमूव हो जाते हैं तो प्लीज मुझे मैसेज या कॉल मत करना, ठीक है। क्लास डिस्टर्ब होती है बाकी लोगों की, सब लोगों के लिए है ना, मेरे इनके लिए नहीं है, सबके लिए। ये कोई पहली बार नहीं करना, आप नर्सरी क्लास में बच्चे पढ़ नहीं है, आप सब जानते हैं चीजों के लिए, है ना। प्रोफेशनल वे में आप यहाँ पर चीजों को पढ़ रहे हैं, आप ही सबके लिए है, वरना कोई भी आएगा कोई पढ़ के चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कौन पढ़ के जा रहा है। ठीक है, चलिए आप बताओ क्या पूछ रहे थे सामने। सर रिकॉर्डिंग से मिल सकती है आज की क्लास की? सर मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है अभी, इनमें से काफी लोगों ने रिकॉर्डिंग करी है, तो इनमें से कोई अगर आपको शेयर कर दे तो वेल एंड गुड, मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है। आप कल से अपने रिकॉर्डिंग स्वयं करें, लैपटॉप से ऑन करें, लैपटॉप से ज्वाइन करने के बाद मुझे मैसेज कर दें चैट में, मैं आपको अलाउ कर दूंगा, आप रिकॉर्डिंग करें। ओके सर।